आलिया ने सोफे से उठकर मार्टन के गले में बाहें डालते हुए कहा, अरे मूड तो कुछ और था और इस भाग दौड़ में तुम मुझे बहुत नजरअंदाज करने लगे हो। अब भी निकलने से पहले। अरे नहीं नहीं, दूर हटो, मार्टन ने कहा। और तुमने तो आजकल वक्त और हालात का ख्याल करना भी छोड़ दिया है क्या? और जहां हम लोग जा रहे हैं मालूम नहीं कि वहां क्या हो। कोई सनसनाती हुई गोली किसी नामालूम जगह से मेरी तरफ आ सकती है और फिर सारी हसरतें अरमान दिल में ही रह जाएंगे। आलिया कमाल ने लब्बों पर जुबान फेरते हुए कहा और कमरे से निकलने से पहले, नहीं आलिया, वक्त नहीं है। और पहले तो तुम किसी महम पर रवाना होने से कबल वक्त की बात है। अब इतना बुरा वक्त भी नहीं पड़ा हम पर। आलिया कमाल ने मार्टन को बेड की तरफ खींचते हुए कहा। प्रोफेसर मार्टन फौरन ही दरपेश महम पर रवाना हो जाना चाहता था, लेकिन आलिया ख्वाहिशात को ठुकराना भी तो कुफर था। और जब आलिया और मार्टन होटल के कमरे से तैयार होकर निकले तो आलिया ने थके थके अंदाज में कहा, इस वक्त होटल से निकलना ठीक तो नहीं, लेकिन मजबूरी है। वैसे हम होटल के काउंटर पर चाबी रखते हुए कह सकते हैं कि हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, हम उसे देखने जा रहे हैं। अगर इस दौरान हमारा फोन आए तो कह देना कि हम निकल गए। होटल के काउंटर की दूसरी तरफ बढ़ते हुए आलिया कमाल ने पुर्तगाली लहजे में, कहीं ऐसा ना हो कि मार्टन हम खुद भी किसी खतरे में गिरफ्तार हो जाएं। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। राहील को जिस जगह पहुंचाया गया है कहीं वो जगह किसी नामालूम और नादीदा दुश्मन के कब्जे में ना हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? होने को तो सब कुछ हो सकता है प्रोफेसर, आलिया कमाल ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। यहां आने के बाद हमें यह एहसास तो हो ही गया था कि प्रोफेसर राहील की शोहरत सिर्फ हम तक नहीं पहुंची। दूसरा ये कि उसकी जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं है, कुछ और पार्टियां भी उसमें दिलचस्पी ले रही हैं। एक पार्टी तो यहाँ की हुकूमत का इदारा खुद है, जो सरकारी अफसरान उससे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। वो आखिर क्यों आ रहे हैं? और मैं इन बातों से गाफिल नहीं हूँ। अगर मैं गाफिल होता तो प्रोफेसर राहील के अगवा का मंसूबा कभी ना बनाता। वो दोनों होटल की कारों के लिए मखसूस अहाते में खड़ी हुई कार में बैठ गए। यहाँ पहुंचने के दूसरे ही दिन मार्टन ने कार किराए पर ले ली थी और ये कार 24 घंटे उसकी तहवील में रहती थी। ड्राइविंग सीट पर मार्टन बैठा हुआ था। मजहबी एतबार से अशोक मेहता हिंदू है। कार जब भी रोड पर आ गई तो आलिया कमाल ने धीमी आवाज में कहा, हिंदू नाग देवता, मैं जानता हूं। मार्टन ने कार की रफ्तार में इजाफा करते हुए कहा, लेकिन अशोक मेहता ज्यादा मजहबी आदमी नहीं, नाग देवता के चक्कर में वह नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो वह मुझसे राब्ता पैदा नहीं करता। फिर किसी इंसान को नाग या नाग देवता समझ लेना यूं भी खिलाफे अकल बात है। अशोक मेहता खासा ज़हीन आदमी है। हम ठीक रातों से भी गुजर रहे हैं कि नहीं? और थोड़ी देर के बाद आलिया ने सवाल किया। हाँ, तुम इससे बेफिक्र रहो, मैं आंखें बंद करके भी औरंगी टाउन के उस मकान तक पहुंच सकता हूं जहां राहील को रखा गया है। इस मकान को हासिल करने के सिलसिले में जितने चक्कर अशोक ने लगाए मैं उसके साथ ही था, और फिर कोई पहली बार तो मैं कराची आया नहीं। आलिया कमाल ने दबी दबी आवाज में कहा, और एक सवाल का जवाब मजीद दें ताकि मेरा जहन अशोक मेहता की तरफ से हट जाए। पूछो, अशोक मेहता क्या ब्राह्मण है? हाँ, शायद ब्राह्मण ही है। और मार्टन ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है ब्राह्मण है या नहीं है? वो आसार कदीमा और यहाँ परवरिश पाने वाली सकाफतों का माहिर है। यहाँ की बेशतर कदीम ज़बानों पर उसकी गहरी नज़र है और उस खित्ते की तारीख के बारे में भी वो बहुत कुछ जानता है, और वो कुछ भी जो हम नहीं जानते। अगर वो ब्राह्मण है मार्टन, तो फिर अच्छा, अब किसी और मौजू पर बात करो। और मार्टन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे जहन में जो कुछ समाया हुआ है उस पर अभी बात नहीं हो सकती। हम औरंगी टाउन में दाखिल हो रहे हैं और मैं कार इस मकान से दूर ही खड़ा करना चाहता हूँ। गाड़ियां इतनी दूर भी मत रोकना कि लोगों को शुबा हो जाए। आलिया बोली, ऐसा ही होगा। प्रोफेसर मार्टन ने कार से उतरते हुए कहा, और अब तुम आगे बढ़ो और मैं कार को लॉक करके आता हूँ। आलिया कमाल ने इधर उधर तवज्जो से देखा और फिर आगे बढ़ गई। पूरा इलाका दूर दूर तक सुनसान पड़ा हुआ था। चंद लम्हे बाद ही उसे एहसास हो गया कि वो बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ सकती है। उसे यहाँ देखने वाला कोई नहीं।
इस आवाज के साथ ही उसकी रफ्तार तेज हो गई और वो लम्हा बे लम्हा मकान से करीब हो रही थी। मकान जब थोड़े से फासले पर रह गया तो उसने एहतियातन अपने गिरदो पेश का जायजा लिया। कहीं चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। खुद प्रोफेसर मार्टन का दूर दूर तक पता नहीं था। कोई खतरा नहीं, आलिया कमाल ने ज़हर लब कहा और मकान की तरफ कदम बढ़ा दिए। चंद लम्हे बाद ही वो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कौन है? और दस्तक के फौरन बाद ही किसी ने अंग्रेजी में पूछा। मैं हूं आलिया, दरवाजा खोलो। आलिया ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो। और प्रोफेसर मार्टन भी साथ। हाँ, और आलिया ने भी खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहा। आलिया के अकब में मार्टन था। अशोक मेहता, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? आलिया ने आहिस्ता से पूछा। अशोक मेहता ने आलिया कमाल के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें उसी वक्त ये मकान खाली करना है। मकान खाली करना है? मगर क्यों? मेरा ख्याल है कि राहील को यहाँ लाते हुए देख लिया गया है। जब मैं यहाँ से फोन करने के लिए निकला हूँ तो मेरा ताक़ब किया गया और यहाँ से थोड़े से फासले पर ही एक होटल है जहाँ से मुझे फोन करना था। वो होटल पहुँचने से कबल ही मैंने कई गलियों के चक्कर काटे, लेकिन मैं ताक़ब करने वालों को धोखा नहीं दे सका। जब मैं फोन कर रहा था तो वो शख्स मेरे करीब ही खड़ा था और वो यूं खड़ा था जैसे उसे भी कहीं फोन करना हो। जब मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैं फौरन ही रिसीवर रखा और होटल से बाहर निकल आया। वो शख्स भी आपके साथ होटल से बाहर आया होगा? आलिया कमाल ने पूछा। नहीं, वो बाहर नहीं आया और होटल से बाहर आने के बाद मैं एक जगह छुप कर उसका इंतजार करता रहा और जब 10 मिनट तक वो बाहर नहीं निकला तो मैं छुपता छुपाता मकान तक पहुंचा और उस वक्त से किसी नागहानी आफत या आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। प्रोफेसर राहील कहाँ है? कमरे में चारपाई पर लेटा है और उसके जख्म से रसने वाला खून बड़ी मुश्किल से बंद हुआ है। वैसे वह अभी बेहोश ही है, अशोक मेहता ने कहा। और असल में राहील पर धोखे से हमला नहीं किया जा सका। होटल से बाहर आते ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है। इस एहसास के साथ ही वो होटल की तरफ भागा और फिर तुम्हारे साथियों ने बगैर किसी एहतियात के उस पर हमला कर दिया। बिल्कुल यही हुआ, अशोक मेहता ने भराई हुई आवाज में कहा। आओ प्रोफेसर राहील को देख लो। थोड़ी देर बाद वो तीनों उसी कमरे में थे और जहां प्रोफेसर राहील बेहोश और जख्मी पड़ा था। हमारा इंतजार तुमने फजूल किया, और मार्टन ने सख्त और तुर्क लहजे में कहा। जिस वक्त तुम मुझे फोन कर रहे थे उस वक्त तुम्हें ताक़ब का एहसास हो गया था और तुम्हें चाहिए था कि फोन पर ही हमें यहाँ आने से मना करते और राहील को लेकर कहीं और चले जाते। हाँ, असूली तौर पर तो मुझे यही करना था, अशोक मेहता ने मरी मरी सी आवाज में कहा। लेकिन मैं राहील को उठाकर कितनी दूर पैदल चढ़ सकता हूँ? यहाँ आने के बाद ही मैंने टैक्सी को रुखसत कर दिया था और पहले तो टैक्सी ड्राइवर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। अगर राहील जख्मी और बेहोश नहीं होता तो टैक्सी ड्राइवर तो क्या टैक्सी तुमने बाद में पकड़ी थी? हाँ, मंसूबा यही था कि पहले राहील को बेहोश किया जाए और फिर टैक्सी। ठीक है, अब ये बताओ, कोई ऐसी जगह है जहां प्रोफेसर राहील को? मेरे घर में भी रखा जा सकता है, लेकिन फ्लैट में कोई एहतियात नहीं बरती जा सकेगी। तुम्हारे दोस्त अहबाब भी तो आते हैं। वो नहीं आएंगे, अशोक मेहता ने कहा, और मैं अपने मकान के सामने वाले दरवाजे पर ताला डाल दूंगा। पिछले दरवाजे का किसी को ख्याल भी नहीं आएगा। इस तरह आमदोरफत उसी तरह जारी रहेगी और मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब रहेगा। नहीं, यह मुनासिब नहीं, आलिया कमाल ने कहा, और प्रोफेसर अपने कमरे से गायब होगा। आज नहीं तो कल, और उसके दोस्त अहबाब और शागिर्दों को तशवीश होगी, और फिर जब तुम्हारे घर को भी ताला लगा हुआ होगा तो उनकी तशवीश में इजाफा हो जाएगा। फिर क्या मैं घर खुला रखूं? हाँ, घर खुला रखो और प्रोफेसर राहील को किसी और मकान में, कोई दूसरा मकान कल दिन में तलाश कर लेना, मार्टन ने कहा। और अभी तो हम राहील को तुम्हारे घर ही ले चलते हैं। मेरा ख्याल है किसी डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा। खून रसना तो बंद हो गया है, लेकिन बेहोशी उसकी कुछ तवील हो गई है। खैर, अब वक्त ज़ाया ना करें और कार तो घर तक आप ही लाएंगे, आलिया ने मार्टन की तरफ देखते हुए कहा। कार के घर तक पहुंचने और प्रोफेसर राहील को पिछली सीट पर लिटाने में ज्यादा देर नहीं लगी। अशोक मेहता प्रोफेसर राहील का सर अपने रानों पर रखे पिछली सीट पर ही बैठ गया था। आलिया कमाल ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर थी और मार्टन खासी तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। उसके ज़हन में एक ही ख्याल था कि वो शख्स या वो लोग कौन थे जिन्होंने अशोक मेहता का ताक़ब किया था। अगर मकामी इंटेलिजेंस के लोग थे तो असूली तौर पर उन्हें सिर्फ
ताक़ब नहीं करना चाहिए था। वो बहुत आसानी से ना सिर्फ प्रोफेसर राहील बल्कि अशोक मेहता को भी पकड़ कर ले जाते। अशोक बहरहाल एक गैर कानूनी काम कर रहा था और प्रोफेसर होश में आने के बाद यह बयान तो देता ही कि उसे चंद अफराद ने अगवा करने की कोशिश की थी। गो उसने अगवा करने वालों के साथ अशोक को नहीं देखा, लेकिन क्या हम लोग भी मेहता के घर पर रहेंगे? आलिया कमाल ने मार्टन को गहरी फिक्र से चौंका दिया। नहीं, सिर्फ अशोक मेहता ही फिलहाल राहील के सामने आएगा, मार्टन ने कहा। तो क्या अशोक मेहता खुद उसे किसी दूसरे मकान में मुंतकिल करेगा? तुम आगे की बात सोच रही हो, मार्टन ने कहा, और राहील में होश में आने के बाद उससे गुफ्तगू होगी। अगर वह अशोक को अपना वाकई हमदर्द समझ लेता है तो अशोक उसे चंद दिन अपने घर रुकने पर राजी कर सकता है। राहील को दोस्त, अहबाब और शागिर्दों से भी मिलने से मना किया जा सकता है और डॉक्टर खुद उससे कह देगा कि आप किसी से ना मिलें और जहन पर जोर ना दें। अशोक मेहता के घर पहुंचने के आधे घंटे बाद ही प्रोफेसर राहील को होश आ गया। जब राहील को होश आया तो इस वक्त बेडरूम में डॉक्टर और अशोक मेहता ही थे। आलिया कमाल और मार्टन ड्राइंग रूम में बैठे डॉक्टर के जाने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद ही अशोक मेहता ड्राइंग रूम में आया। क्या रहा? और कोई बात तवक्का के खिलाफ तो नहीं हुई? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसे मुझ पर शक नहीं। कह रहा था कि पता नहीं वो लोग मुझे क्यों अगवा करना चाहते थे, और मैंने खुद भी हैरत का इजहार किया और उसे बताया कि वो मुझे जिना पार्क के करीब बेहोश पड़ा मिला था। अशोक मेहता ने एक ही सांस में कहा कि जिना पार्क मेरे घर के करीब ही है और मैं अक्सर वहां जाता हूं। ये बात राहील के इल्म में है। वो जानता है कि कभी कभी मैं आधी रात को भी पार्क का चक्कर लगा लेता हूं। मेरा ख्याल है कि अब हम लोग जाएं, आलिया कमाल ने कहा। हाँ, अब मैं संभाल लूंगा, और डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। सुबह 10 बजे मैं तुम्हें रिंग करूंगा, और मार्टन ने सोफे से उठते हुए कहा। लियारी के एक बोसीदा से मकान के बड़े से कमरे में 4 अफराद खामोश बैठे चोर निगाहों से एक दूसरे का जायजा ले रहे थे। ये चारों चेहरे मोहरे और लिबास से शरीफ ही लगते थे, हालांकि उनमें से एक भी शरीफ नहीं था। बशीर भट्टी कत्ल के कई मुकदमात में जेल यात्रा कर चुका था और हर बार अदम सबूत की बिना पर अदालतों ने उसे बरी कर दिया था। इन दिनों भी उस पर फ्रॉड का एक मुकदमा ज़ैर समाअत था। बशीर भट्टी यूं तो मैट्रिक पास था, लेकिन अंग्रेजी अपनी जुबान ही की तरह रवानी से बोल सकता था। लिलन मियां अगवा और डकैती का माहिर था और उस पर भी पुलिस ने कई मुकदमात बनाए थे, लेकिन वह चिकनी मछली की तरह हर बार पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। मूसा कल्टी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में गुजारे थे और वह मनशियात फरोशों के एक छोटे मगर मजबूत ग्रुप से ताल्लुक रखता था। अब खुद तनहा ये कारोबार कर रहा था और शौकत सोलंकी पेशे के एतबार से तो वकील था, लेकिन हकीकतन वो खुद भी जुराइम की बसात का एक मोहरा था। बशीर भट्टी, ललन मियां और मूसा कल्टी और उसके इशारों पर नाचते उस वक्त भी वो तीनों शौकत सोलंकी के कहने पर ही यहाँ पहुंचे थे। मजीद 5 मिनट हम उसका इंतजार कर लेते हैं और फिर अपनी अपनी राह लेंगे, शौकत सोलंकी ने अपने दस्ती घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। और सिर्फ 10 मिनट तक ताखीर गवारा की जा सकती है, उससे ज्यादा इंतजार करना बेवकूफ़ी की अलामत है। कितने आदमी आएंगे? आदमी नहीं, सिर्फ एक औरत आएगी, शौकत सोलंकी ने तंदी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो 2 माह के लिए हमारा वक्त खरीदना चाहती है। हमारा वक्त तो बहुत महंगा है, उसे पता है, शौकत सोलंकी ने कहा। वह हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती है। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? बशीर भट्टी ने पूछा। मैं उसके बारे में सिर्फ ये जानता हूँ कि उसका ताल्लुक भी जुराइम की दुनिया से है। खुद हाथ पांव नहीं हिलाती, सिर्फ मंसूबे बनाती है और हम जैसे लोगों से काम लेती है। अगर हम में से कोई उसे धोखा दे फिर वो जिंदा नहीं रहता, शौकत सोलंकी ने कहा। और अभी 6 माह पहले कासम भूरे की लाश मार्केट के इलाके में मिली थी। कासम भूरे उसी का शिकार है और एक मामले में उस औरत को धोखा देने की कोशिश करके वो अपनी जान से गया। 1 साल पहले सदर के इलाके में आदम खान की लाश मिली। वहां आदम खान जिससे तुम्हारा एक मामले में तनाज़ा हो गया था, हाँ, उसके कत्ल के शुबे में तो पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार किया था, बशीर भट्टी ने कहा। वही आदम खान, शौकत सोलंकी ने फंसी फंसी आवाज में कहा, और उसे भी उसी औरत ने कत्ल किया है। ये तुम्हें किसने बताया? तुम जानते हो कि मेरे अपने जराए भी हैं। और फिर उस औरत ने मुझसे ये बात करते हुए उन दोनों का हवाला देते हुए कहा कि अपने आदमियों से कहना कि मुझे धोखा देने की कोशिश
मत करना वरना उनकी लाश शहर के किसी न किसी सड़क पर नजर आएगी। है कौन वो? और सबने एक साथ ही पूछा। आशा बेगम। आशा बेगम, ये तो शायद किसी सियासी जमात, हाँ वो एक सियासी जमात के टिकट पर इंतखाब लड़ चुकी है और वैसे वो वर्ल्ड वुमेन की यहाँ नुमाइंदगी भी है और खवातीन के जलसे वुमन कराती रहती है। बेसहारा, बेवा, नादरा और समाजी मसाइब में घिरी हुई खवातीन की अखलाकी और कानूनी मदद भी करती है। तो क्या वो हमसे मिलने खुद आ रही है? इसमें हर्ज ही क्या है? अलियारी में वो अक्सर आती रहती है। फिर बज़ाहिर हम लोग भी मुअज़्ज़ज़ हैं और ये मकान मेरा है। इलाके के सब लोग जानते हैं कि इस मकान में कभी नामूर वकील शौकत सोलंकी यहाँ बच्चों के साथ भी आकर रहता है। और शौकत सोलंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, यूं भी आशा बेगम की पहुंच बहुत दूर दूर तक है, इसलिए वो ज्यादातर काम खुल कर ही करती है और उसके बंगले पर शहर के अक्सर बड़े बड़े लोग जाते रहते हैं। तुम भी कभी गए हो वहां? बशीर भट्टी के लहजे में तंज था। अभी तक तो नहीं गया था, लेकिन अब जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें खुश आमदीद कहूंगी, आशा बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। और दरवाजे को कुंडी लगी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने दस्तक देना मुनासिब, मैंने जानबूझकर कुंडी नहीं लगाई थी, शौकत सोलंकी ने खड़े होते हुए कहा। इसके साथ ही कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी खड़े हो गए थे। और ये तुमने अच्छा किया था, आशा बेगम ने कहा। अब मैंने कुंडी लगा दी है। मैं ताखीर से नहीं, वक्त पर ही पहुंच गई थी, लेकिन आप लोगों की गुफ्तगू खासी दिलचस्प थी, इसलिए मैं कमरे के दरवाजे की आड़ में खड़ी रही। इसका मतलब है कि तुमने हमारी सारी गुफ्तगू सुन ली, शौकत सोलंकी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। और ये बात तो शायद अखलाक से गिरी हुई है। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, और दूसरों की गुफ्तगू छुप कर सुनना अखलाक से गिरी हुई बात है, जबकि किसी को कत्ल करना, धोखा देना, डाका डालना, असमत दरी करना और अगवा करना तो अखलाकी काम है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रही? और आप भी तो कोई अखलाकी? मेरे सारे काम का अखलाक से गिरे हुए होते हैं, आशा बेगम ने लल्लन मियाँ की बात कता करके कहा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह छोटे काम नहीं करती। छोटे काम तो मैं भी नहीं करता। और लल्लन मियाँ ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे किए हुए 2-4 छोटे काम इसी वक्त गंवा सकती हूँ, लेकिन इसने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वैसे सोल्जर, बाजार की एक खातून हमीदा बानो गुज़िश्ता दिनों मेरे पास आई थी। समझ गए लल्लन मियाँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लल्लन मियाँ ने खा जाने वाले अंदाज में आशा बेगम की तरफ देखा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोला। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, शौकत सोलंकी ने कहा। और इस वक्त तो काम की बात करें। काम की बात यह है कि इस वक्त मेरे पर्स में 10-10 हजार रुपए के 4 लिफाफे हैं। ये चारों लिफाफे मैं तुम लोगों को देने लाई हूँ, और ये रकम किसी काम का मुआवजा नहीं है। ये मेरी तरफ से अहद दोस्ती का नजराना है, और इसे पहले कबूल करो, फिर काम की बात होगी। और ये कहते हुए उसने पर्स खोल कर लिफाफे निकाले और शौकत सोलंकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक तुम रख लो और बाकी इन तीनों को दे दो। शौकत सोलंकी ने हदायत पर अमल करने के बाद पूछा कि अब बताओ क्या करना है। वो मैं बता दूंगी, पहले ये बताओ कि 2 माह तक सिर्फ मेरे कहने पर अमल करने का मुआवजा कितना होगा। मुआवजा भी तुम खुद तय करके बताओ, अगर मुनासिब होगा तो हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम, और नहीं तो फिर हर फर्द के लिए 20,000 रुपये ठीक रहेंगे। आशा बेगम ने शौकत सोलंकी की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या ख्याल है? और शौकत सोलंकी ने बशीर की तरफ रुख करके पूछा, 2 माह के लिए 20,000 रुपये कम हैं? अगर कम है तो फिर 30,000 हर फर्द के लिए। हाँ, हर फर्द के लिए, आशा बेगम ने कहा। अब काम बताओ। फिर वक्त कोई काम नहीं है, आशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। कहना सिर्फ ये है कि 30,000 रुपये की रकम 3 किस्तों में अदा की जाएगी। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हाँ, जब तक मैं काम ना बताऊं तुम लोग कोई काम नहीं करोगे। आज से बल्कि इसी वक्त से तुम लोग सिर्फ मेरे हो, और दीगर कामों के लिए जो मंसूबे तुम्हारे जहनों में हैं उन्हें 2 माह तक के लिए भूल जाओ। अपने अपने ठिकाने बता दो जहां तुम लोग मेरे हुक्म के मुंतज़िर रहो। मेरा ख्याल है कि ये लोग जहां रहते हैं वही उनके असल ठिकाने हैं, और यूं भी ये लोग इधर उधर कम ही जाते हैं, शौकत सोलंकी ने कहा। हमें क्या करना होगा? लल्लन मियाँ ने पूछा। ये भी सवाल है, और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। किसी बड़े आदमी का कत्ल की सजा मौत है, और चाहे तुम बड़े आदमी को कत्ल करो या छोटे आदमी को, और तुम जैसे बंदे पर कत्ल का इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल तर। और तुमने 4 कत्ल किए हैं, फिर भी यहाँ बैठे आराम से सिगरेट पी रहे हो। मतलब ये कि काम क्या है और उसका इल्म हमें अभी नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा, आशा बेगम ने उठते हुए कहा। आप लोग बैठे और अब मैं चलती हूँ। मुमकिन है कि 8 बजे रात में शौकत सोलंकी को फोन करूं। आशा बेगम के जाने के बाद बशीर भट्टी ने शौकत सोलंकी की तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा और हाथ से रुखसत होने का इशारा करके कमरे से बाहर चला गया। बशीर भट्टी के पीछे एक एक करके लल्लन मियाँ और मूसा कुल्टी भी मकान से बाहर चले गए। आशा बेगम अपने आरास्ता और पैरास्ता ड्राइंग रूम के एक सोफे में धंसी किसी गहरी सोच में गर्क थी और उसके साथ बैठी हुई लड़की ने जब उसे दुनिया माफिया से बेखबर पाया तो बेइख्तियाराना उसकी पेशानी का बोसा ले लिया। उस बोसे से आशा बेगम यक बेक चौंक गई और मोहतात नजरों से इधर उधर देखते हुए बोली, जगह और वक्त भी देख लिया करो। मोहब्बत जगह और वक्त नहीं देखती, लड़की ने शगुफ्तगी से कहा। अच्छा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, अब तुम जाओ और मामा से कहो कि अच्छी सी चाय बनाए और मेरे 2 गैर मुल्की मेहमान आने वाले हैं। आशा बेगम ने कहा, और तुम सुनो, जब तक मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे हों तुम इस तरफ मत आना, वरना जिस्म पर खाल भी नहीं रहने दूंगी। और आप तो गुज़श्ता 1 माह से ये धमकी दे रही हैं। लड़की ने शोक नजरों से आशा बेगम की तरफ देखते हुए कहा, क्या चाहती हो? आशा बेगम ने तुर्श लहजे में कहा, चलो जाओ और कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस 10-15 दिनों तक सोने के लिए तरस जाओ। काश ऐसा हो जाए। और लड़की ने इंतहाई धीमी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? और आशा बेगम ने नरम लहजे में पूछा, नहीं, कुछ कहने की गुंजाइश कहाँ है, आप बहुत मसरूफ हैं आजकल। और लड़की ने कहा और ड्राइंग रूम से निकल गई। उसके चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे आशा पर से शदीद गुस्सा आ रहा हो और उसका सुर्ख चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। देखने में वो 16-17 साल की लगती थी, लेकिन उसकी उम्र 25 से कम नहीं थी। आशा बेगम उसे एक दारुल अमान से उठा लाई थी। उसने अपना नाम करीमा बताया था, लेकिन आशा ने उसका नाम ज़हरा रख दिया। ज़हरा पंजाब के किसी गांव की रहने वाली थी। वो 8 साल की ही थी कि एक बर्दा फरोश के हत्थे चढ़ गई। 4-5 साल वो ज़हरा से भीख मंगवाता रहा और फिर उसका सौदा कर दिया और जिन लोगों ने उसे खरीदा था वो उसे धंधे पर लगाना चाहते थे। खरीदने के चंद माह बाद ही उसकी रूनमाई का सिलसिला शुरू हो गया। ज़हरा बालग नहीं थी, लेकिन उसे हर ऊंच नीच का इल्म था। यही वजह थी कि वो मौका देकर एक रात भाग निकली। और भागती कहां तक, एक पिंजरे से निकली तो दूसरे पिंजरे में पहुंच गई। उसका रंगो रूप, नाक नक्शा और उसकी उठान ऐसी थी कि हर कदम पर उसके लिए जाल बिछे हुए थे। वो हर जाल से बचना चाहती थी और उसे पीछे भागने वाले किसी दरिंदे के हाथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम रही। उसके चारों तरफ फैले हुए दरिंदों ने उसे चीर फाड़ दिया और ज़हरा के बालग होने का इंतजार करना दरिंदों के बस की बात नहीं थी। वो एक दरिंगे के चुंगल से निकल कर भागती तो दूसरा उसे पकड़ लेता और उस भाग दौड़ में 2 साल गुजर गए। एक बार एक दरिंदे से खुद को बचाने की तगोदो में उसे एक मकान की छत से छलांग लगाना पड़ी और जब वो लंगड़ाती हुई जंगल की तरफ भाग रही थी तो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुछ खौफ और कुछ कुत्तों के जगह जगह काटने से वो बेहोश हो गई और फिर उसकी आंख अस्पताल में ही खुली थी। अस्पताल में उसका इलाज लावारसों की तरह होता रहा और फिर अस्पताल वालों ने उसे दारुल अमान वालों के हवाले कर दिया। यहाँ बस 1-1.5 माह ही सुकून से गुजरा, इसलिए कि यहाँ के चंद लोगों की नजरें उसे अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर चुभती हुई महसूस होने लगी। यहाँ के अमले की नजरें, आने जाने वाले लोगों की नजरें और यहाँ रहने वाली बेशतर लड़कियों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उनकी लड़कियों की जुबानी ही उसे मालूम हुआ कि उस दारुल अमान की सरबराह आशा बेगम है जो कभी कभी यहाँ आ जाती है। और ये भी मालूम हुआ कि जो लड़की आशा बेगम को पसंद आ जाती है वो उसे अपने साथ भी ले जाती है। और उसने एक लड़के से जब यह सवाल किया कि आशा अपनी पसंद की लड़की को कहाँ ले जाती है तो उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला था। बस इतना मालूम हुआ कि जो लड़की आशा बेगम के साथ जाती है वो दारुल अमान वापस नहीं आती। उसने कई बार खुदा से दुआ मांगी कि आशा बेगम उसे भी अपने साथ ले जाए। ज़हरा की ये दुआ जल्दी कबूल हो गई और एक रोज आशा बेगम उसे दारुल अमान से अपने खूबसूरत बंगले पर ले आई और फिर उसे आशा बेगम इतनी पसंद आई थी कि वह बंगले की होकर रह गई। दोनों के ताल्लुकात की नोयत ऐसी थी कि चंद ही दिनों में दोनों बेतकलफ हो गईं और एक दूसरे से बेबाकाना बातें करने लगीं। चंद माह बाद यह भी हुआ कि आशा बेगम के तमतराक, रोबदाब और शान शौकत के बावजूद ज़हरा आशा बेगम पर छा गई। आशा चौंका ज़हरा को दिलो जान से चाहने लगी थी, इसलिए उसकी जायज़ व नाजायज़ हर बात आंखें बंद करके मान लेना अपना फर्ज समझने लगी।
आशा मजाजन अजियत पसंद थी और यही हाल ज़हरा का भी था। आशा बेगम ज़हरा को अजियत पहुंचाकर तस्कीन हासिल करती और ज़हरा अजियत उठाकर नहाल होती। आशा और ज़हरा दोनों ही मर्दों से नफरत के मर्ज में मुब्तला थीं। आशा भी कमोबेश इन्हीं हालात से गुजरी थी जो हालात ज़हरा को पेश आए थे। फ़र्क इतना था कि आशा को अपने ख़ानदान, अपने घर और अपने वालिदैन का इल्म था और वो कभी किसी से उनका जिक्र नहीं करती थी, जबकि ज़हरा अपने घर वालों के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। अगवा होने के बाद उसे माँ बाप, बहन भाई और ख़ानदान के बारे में सोचने और उनकी यादों को ताज़ा रखने का मौका ही नहीं मिला था। ज़हरा ख्यालात में गुम बावर्ची खाने तक पहुंची और फिर तेज आवाज़ में बोली, मामा चाय पर 2 गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। मैं जानती हूँ बेबी। बेबी नहीं, ज़हरा। और ज़हरा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि मुझे बेबी मत कहा करो। बेगम साहबा मुझे बार बार ताकीद करती हैं कि मैं आपको बेबी कहा करूं। और मामा ने कहा और उसके लहजे में बेबसी थी, अब आप बताएं कि मैं किसका हुक्म मानूं। जब बेगम साहबा सामने ना हों तो मेरा हुक्म मानो, और जब वो सामने हों तो उनका हुक्म मानो। ठीक है, बहुत बेहतर ज़हरा, बहुत खूब। और अभी इसी बात पर एक गरम गरम चाय, मैं बेडरूम में हूँ। बस चाय पीने तक ही ज़हरा बेडरूम में रही थी, और जब मामा बर्तन उठाने बेडरूम में गई तो उसने इतला दी कि मेहमान आ गए हैं, और फिर मेहमानों को एक नज़र देखने का तजस्सुस उसे बेडरूम से बाहर ले आया। वो ड्राइंग रूम में दाखिल होने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि उसके बगैर भी मेहमानों को देखा जा सकता था। वो दबे पाँव ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से करीब जाकर खड़ी हो गई, और ये दरवाज़ा बंगले के अंदरूनी हिस्से में खुलता था। लेकिन ड्राइंग रूम में बैठे अफराद को यह दरवाज़ा नज़र यूं नहीं आ रहा था कि दीवारें पर गिरवे पर्दे ड्राइंग रूम की दीवारों के साथ उस दरवाजे को भी छुपा लेते थे। और ज़हरा ने बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। ड्राइंग रूम में होने वाली गुफ्तगू उसकी समाज से टकरा रही थी। काम हो गया हमारा, और किसी मर्द की आवाज़ थी। बोल तो वो अंग्रेजी में रहा था, लेकिन उसका लहजा और तलफ़्फ़ुज़ चुगली खा रहा था कि वो अंग्रेज़ नहीं, मशरकी है। क्यों नहीं होगा, काम तो हो गया। और जिन बंदों को मैंने 2 माह के लिए ख़रीदा है वो बहुत शातिर, चालाक और हर काम करने पर कादर हैं। मेरा जो काम करना है उस सिलसिले में कोई प्लान बनाया है कि नहीं? अभी नहीं, और वैसे मेरे 2 आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमें जल्दी है। नहीं यांगलाई, और जल्दी काम खराब कर देगी। मेरी मालूमात के मुताबिक प्रोफेसर राहील की तलाश में एक पार्टी और भी है, लेकिन उसके आदमी सिर्फ अशोक मेहता के घर की निगरानी कर रहे हैं, जबकि प्रोफेसर उस घर में नहीं है। मार्टिन बहुत जलील और लोमड़ी की तरह चालाक आदमी है। अगर उसके इल्म में बिल्कुल नहीं आएगा कि आप लोग यहाँ आ गए हैं। आशा ने यांगलाई की बात काटते हुए कहा कि आप लोग किसी होटल में तो मुकीम नहीं है ना? नहीं, हम लोगों ने होटल के कमरे छोड़ दिए, अब इसी इलाके में हैं, और बंगला नंबर 1 और फ़ोन नंबर में अभी लिखवा देता हूँ। मैं जानती हूँ प्रोफेसर को कहाँ रखा गया है, फिर देर क्यों? उसकी एक अहम वजह है, आशा बेगम ने कहा, और मैं दूसरों की मेहनत से फ़ायदा उठाने की आदी हूँ। जब दूसरी पार्टी प्रोफेसर को मार्टिन और अशोक मेहता के चुंगल से निकाल कर ले जाने की कोशिश करेगी, और मैं उसे दरमियान से उचक लूँगी। इस तरह एक फ़ायदा तो ये होगा कि मार्टिन इस गलतफहमी का शिकार हो जाएगा कि प्रोफेसर को सरकारी आदमी ले गए हैं, जबकि हकीकत उसके बरअक्स होगी और वह हमारे बारे में सोचेगा ही नहीं। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन बेकौले तुम्हारे अभी दूसरी पार्टी के इल्म में ये नहीं कि प्रोफेसर को कहाँ रखा गया है। वो आज रात तक जान जाएंगे कि प्रोफेसर कहाँ है। आशा बेगम ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, उन्हें जब उसका इल्म होगा तो वह पागल कुत्तों की तरह प्रोफेसर तक पहुंचने और उसे निकाल कर ले जाने की कोशिश करेंगे। चौंका वह सरकारी लोग हैं, और उन्हें उस घर में दाखिल होने और प्रोफेसर को निकालने में वक्त दिक्कत नहीं होगी। और जब वो प्रोफेसर को निकाल कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और मेरे लोग उनके सरों पर सवार हो जाएंगे। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद प्रोफेसर आपके कब्जे में होगा। क्या ख्याल है लंचन? और लांग लाई ने अपने साथी से पूछा। खातून ठीक कह रही हैं, और मार्टिन को तो यह एहसास ही नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, वरना वही होगा जो भारत में हुआ था। आदमी हमारे ज़ाया होंगे और फ़ायदा कोई और उठा लेगा, लेकिन हमें वक्त बर्बाद करना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मार्टिन प्रोफेसर को बेकार कर दे। मैं समझी नहीं, और प्रोफेसर को बेकार कैसे किया जा सकता है? मार्टिन इंसानी जहन को चंद घंटों, चंद दिनों और चंद माह तक मफलूज करने का हुनर जानता है। अगर उसने प्रोफेसर का जहन मफलूज कर दिया तो फिर वह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा।
लाल चंद ने धीमी आवाज में कहा, और यही कुछ उसने भारत में मनोहर लाल के साथ किया था। ये मनोहर लाल कौन है? ये वो शख्स है जिसके अपने जाती अजायब घर में बहुत सी कदीम तहजीबों के आसार मौजूद हैं, और हम लोग उससे गौतम बुद्ध का एक कदीम मुजस्मा खरीदना चाहते थे और वह तैयार भी हो गया। लेकिन जब हम सौदा तय करने के बाद उससे मुजस्मा लेने गए तो वो घर पर नहीं था और उसे दिमागी अमराज के अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। लेकिन आप लोगों का तलक आसार कदीमा से तो शायद है भी नहीं, आशा बेगम ने कहा। हाँ, हम लोग आसार कदीमा से अपने मंगलों में जमा करने वालों में से नहीं हैं, लेकिन हमारे पास खरीदारों की तवील फहरिस्त है। प्रोफेसर राहील के बारे में मालूमात हमारा एक ही खरीदार ही ने हम तक पहुंचाई थी और वह मार्टिन का भी ग्राहक है, लेकिन मार्टिन से ज्यादा वह हम लोगों पर भरोसा करता है। हमारे और उसके दरमियान माहदा हुआ है कि हम प्रोफेसर को उस तक पहुंचा देंगे और वह प्रोफेसर का क्या करेगा ज्यादा बेहतर तो वो खुद जानता है, लेकिन कयास कहता है कि वो किसी और चक्कर में है। कोयले की कई कानें हैं उसकी, और कदीम तहजीबों के आसार अपने ड्राइंग रूम में सजाना तो महज उसका शौक है। खैर होगा कोई, आशा बेगम ने सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नुमाया थे। तज्जुब की बात यह है कि वो प्रोफेसर के बारे में किस तरह जानता है। प्रोफेसर का जिक्र मार्टिन और आलिया कमाल ने ही किया था उसे, और यांग लाई ने कहा कि वो प्रोफेसर का सौदा करना चाहता है उससे। सौदा प्रोफेसर का? आशा बेगम के लहजे में हैरत थी, और शायद उसे प्रोफेसर की अहमियत का अंदाजा है। क्या नाम है उस शख्स का जिससे मार्टिन प्रोफेसर का सौदा? उसका नाम? अगर उसका नाम बताने में कोई हर्ज ना हो तो बताएं। हर्ज तो कोई नहीं, और मेरा ख्याल है आप तो उन रईसों के नाम जानती होंगी और जिन्हें नवादर जमा करने का शौक है। नवारदात खरीदने और जमा करने का शौक तो आपको भी है, और यह भी मालूम है कि कई नादर चीजें आपके पास हैं। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और चंद चीजें हैं जो मेरे हाथ लग गई थी, और मैंने उस सिलसिले में उनसे चंद अफराद को खतूत लिखे थे जो नवादर जमा करने के शौकीन हैं। उन्हीं में से चंद के तवस्सुत से आपका नाम मुझ तक पहुंचा, और फिर जब प्रोफेसर की बात चली तो आपका नाम दोबारा सामने आया। यांग लाई ने कहा, बहरहाल प्रोफेसर के बारे में जो कुछ हमारे दरमियान तय हुआ है वही होना चाहिए। होगा तो वही, आशा बेगम ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और मुझे ये कहकर आपने फिक्रमंद कर दिया कि मार्टिन ज़हन को मफलूज या मऊफ कर देता है। अगर उसने ऐसा ही किया होगा तो आप उसकी फिक्र ना करें, लांचान ने कहा। बस हमें तो प्रोफेसर चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि प्रोफेसर जल्द ही आप लोगों तक पहुंच जाए। तयशुदा रकम का एक हिस्सा आप मुझे दे चुके हैं, बाकी कल तक मुझे पहुंचा दें। रकम की फिक्र ना करें, वो पहुंच जाएगी, यांग लाई ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आशा बेगम ने कहा। अब हम लोग चलते हैं। यांग लाई ने सोफे से उठते हुए कहा, और उसके साथ ही लांचन भी उठ गया था। यांग लाई और लांचन का तलक यूं तो चीन से था, लेकिन ये लोग तवील अरसे से लंदन में मुकीम थे। उनका बज़ाहिर कारोबार तो कदीम और तारीखी अशिया की फरोख्त था, लेकिन अशिया खरीदने से ज्यादा ये लोग चुराने की कामयाब कोशिशें करते थे। दुनिया भर के अजायब घर या म्यूजियम उनकी निगाह में थे, और ये दोनों मुख्तलिफ हुकूमतों की ख्वाहिश या मुख्तलिफ रईसों के कहने पर चोरियां करते और मुंह मांगे दाम लेकर तारीखी अहमियत की हमल अशिया उन तक पहुंचाते थे। आशा बेगम को इन दोनों के बारे में बहुत कुछ मालूम था, और उसने मजीद मालूम कर लिया था। वो जानती थी कि प्रोफेसर के बारे में जो कुछ ये लोग कह रहे हैं वो झूठ है, और किसी फर्द को प्रोफेसर की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो प्रोफेसर को किसी मुल्क के हवाले करना चाहते थे। और आशा बेगम अभी तक ये मालूम नहीं कर सकी थी कि किस मुल्क को प्रोफेसर की जरूरत है, लेकिन उसे यकीन था कि वो चंद ही दिनों में मालूम कर लेगी, और जब तक उसे मुल्क का नाम नहीं मालूम हो जाता वो प्रोफेसर पर हाथ नहीं डालना चाहती थी, वरना प्रोफेसर तो उसकी दस्तरस में था और वह जब चाहती उसे हटवा लेती। अब पर्दे के पीछे से निकल आओ, मेहमान चले गए, आशा बेगम ने मेहमानों को रुखसत करके आने के बाद कहा। क्या तुमने सुना नहीं? और मैंने कहा पर्दे के पीछे से निकल आओ। पर्दे के पीछे कोई होता तो निकल आता, और ज़हरा मेहमानों के उठते ही चली गई थी। ज़हरा कहाँ है? आशा बेगम ने मामा से पूछा। वो सामने से आ रही थी। अपने कमरे में है, और मामा ने धीमी आवाज में कहा, कह रही थी कि मैं थोड़ी देर सोकर आती हूँ। तुमने बताया नहीं कि यह वक्त सोने का नहीं है? मैंने कहा तो था, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, आशा बेगम ने कहा, और ज़हरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है, ज़हरा ने आशा बेगम के हिलाने पर चुंदियाई हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा।
क्यों झूठ बोल रही हो? और तुम थोड़ी देर पहले ही ड्राइंग रूम से यहाँ आई हो। ड्राइंग रूम से? हाँ, तुम पर्दे के पीछे खड़ी। किसने बताया? किसी के बताने की जरूरत है क्या? और मेरी नजरें बहुत तेज हैं। जिस वक्त तुम पर्दे के पीछे आई थी, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था। मुमकिन है कि यांग आई और लान चन ने भी महसूस कर लिया हो। और तुम्हें यह हरकत करने की आखिर जरूरत क्या थी? और मेरा ख्याल था कि कोई गैर मुल्की लड़की, अगर लड़की होती तो, और तो तुम क्या करती बताओ? आयशा बेगम ने तीखे हुए अंदाज में ज़ाहरा की तरफ देखते हुए कहा। बहुत तुम्हारे पुर्दे निकल रहे हैं। क्यों? पुर्दे क्यों निकलेंगे? कोई मेरे हक पर डाका डालने के लिए आया था, और क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? क्या करेगी तू? और आयशा बेगम ने ज़ाहरा के बाल मुट्ठी में दबाकर झटका देते हुए कहा, यही करूंगी जो तुम कर रही हो। तुम मुझे कह रही हो? हाँ, तुम्हें कह रही हूँ, कर लो मेरे साथ जो तुम कर सकती हो। और ज़ाहरा के लहजे में चैलेंज था।